नमस्कार साथियों, हिंदी व्याकरण की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम उपसर्ग पढ़ रहे थे, तत्सम उपसर्ग पढ़ रहे थे और तत्सम उपसर्गों में हमने एक तो पढ़ा था निस और एक उपसर्ग पढ़ा था हमने दुस। तत्सम उपसर्गों में दो उपसर्ग हमने पढ़े थे, एक तो निस और एक दुस। कहने का अर्थ, निस का अर्थ है रहित और दुस का अर्थ हमने पढ़ा था बुरा या कठिन। निस और दुस उपसर्ग है, इनसे जो शब्द बनने वाला है, निस से जो शब्द बनता है उसमें हमने पढ़ा था कि अव्ययीभाव समास होता है। इसमें दुस में कर्मधारय समास होता है। दोनों के अंदर संधि कौन सी होती है? दोनों के अंदर संधि होती है विसर्ग संधि और दोनों के अंदर शब्द कौन सा होता है? शब्द होता है तत्सम शब्द। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। देखिए, यदि मान लीजिए कोई शब्द आता है, एक आ जाता है निश्चय, एक आता है निष्पाप, एक आ जाता है दुशासन। अब यदि इनमें से आपको पूछा जाए कि उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा है, तो कहने का अर्थ है हिंदी व्याकरण में जो तत्सम उपसर्ग है उनमें दो उपसर्ग है, एक तो निस और एक दुस। अब यदि हम किसी शब्द में से उपसर्ग अलग करते हैं तो चाहे शब्द में कोई सा भी स आए, आपको स है वो दंते स ही लिखना है। कहने का अर्थ है इसमें से यदि हम उपसर्ग को अलग करें तो स कोई सा भी आए, आपको स केवल ये दंते स ही लिखना है। तो इसमें होगा निश धन चय। इसी प्रकार से यदि इसमें आपको मूल शब्द और उपसर्ग अलग पूछे तो स चाहे कोई सा भी आए, हमें एक ही स करना है और वो क्या होगा? निश धन पा। इसी तरह इसमें यदि ये तालव्य से आया है लेकिन हमें इसका विच्छेद करने पर, शब्द को अलग करने पर उपसर्ग क्या होगा? दुस धन शासन। इस प्रकार से हम मूल शब्द है और उपसर्ग है वो अलग अलग करेंगे। अब यदि इसमें संधि पूछी जाए तो दोनों में संधि कौन सी होगी? विसर्ग। जहां जहां आपको स दिखाई देता है वहां आपको विसर्ग लगाना है। संधि विच्छेद क्या होगा? नी धन चय। ये स के स्थान पे हमने विसर्ग लगा दिया। यहां इस स के स्थान पे विसर्ग लगाएंगे तो क्या होगा? नी धन पा। इस प्रकार से हमने निस और दुस उपसर्ग पढ़े थे। अब आगे बढ़ते हैं। तत्सम उपसर्गों में तीसरा उपसर्ग है निर। निर उपसर्ग का अर्थ है रहित। निस उपसर्ग का अर्थ भी हमने रहित पढ़ा था और निर उपसर्ग का अर्थ भी है रहित। कहने का अर्थ है जिसका अर्थ रहित आएगा वहां समास कौन सा होगा? वहां समास होगा अव्ययीभाव समास। संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। और शब्द कौन सा होगा? तत्सम शब्द। निर का अर्थ है रहित। तीसरा उपसर्ग है निर जिसका अर्थ है रहित। जैसे निर्जन, जन का अर्थ है लोग, निर का अर्थ है रहित। लोगों से रहित जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं निर्जन। या मान लीजिए कहे निर्धन, यानी धन से रहित, जिसके पास धन नहीं होता, धन से रहित होता है, उसे निर्धन कहते हैं। तो निर का अर्थ है रहित। निर का अर्थ है रहित और निर उपसर्ग युक्त जो शब्द होगा उसमें समास होगा अव्ययीभाव समास। उसमें संधि होगी विसर्ग संधि और उससे निर्मित जो शब्द होगा वो क्या होगा? तत्सम शब्द। अब देखते हैं आगे। यदि निर उपसर्ग के बाद में या सामने रे को छोड़कर कोई भी व्यंजन आता है तो
निर का रे सामने वाले वर्ण के सिर पर चला जाता है। समझिए इसे एक बार कि यदि निर उपसर्ग के बाद में कोई शब्द आता है, उस शब्द का पहला वर्ण रे को छोड़ करके कोई भी वर्ण आता है, तो ये जो निर का जो रे है, ये रे उस सामने वाले वर्ण के सिर पे चला जाएगा। जैसे निर्जन, निर्बल, निर्मल। अब यहां देखिए निर के बाद वाला जो शब्द है उसका पहला वर्ण रे को छोड़कर व्यंजन आ रहा है। कहने का अर्थ रे को छोड़ करके यदि कोई भी व्यंजन आता है तो ये जो रे है निर का, ये रे सामने वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, इसके सिर पे चला जाएगा और शब्द क्या बनेगा? निर्जन। ये जो रे है ये सामने वाले वर्ण के व्यंजन के ऊपर चला गया। यहां निर प्लस बल है तो शब्द क्या बनेगा? निर्बल। ये सामने वाले वर्ण के सिर पे चला गया है। निर प्लस मल, तो यहां शब्द क्या बनेगा? निर्बल। तो यह इसका पहला नियम आपको ध्यान रखना है, सीधा सा ध्यान रखना है। यदि निर के बाद में रे को छोड़कर कोई भी व्यंजन आता है तो ये जो रे है ये सामने वाले व्यंजन वर्ण के सिर पे चला जाता है। अब यहां पूछे कि निर्जन में समास कौन सा है, तो समास क्या होगा? अव्ययीभाव समास। यदि पूछे कि निर्जन में संधि कौन सी है, तो संधि क्या होगी? विसर्ग। जहां रे दिखाई दे वहां आपको विसर्ग लगा देना है तो संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे यहां पे रे है तो नी विसर्ग जन। निर्बल का संधि विच्छेद क्या होगा? नी धन बल। निर्बल का क्या होगा? नी धन बल। तो यह होगी विसर्ग संधि। अब पूछिए कि निर्जन कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, विदेशी है या फिर देशज शब्द है, तो आपको बताना है कि तत्सम शब्द है। उपसर्ग में अगला उपसर्ग पढ़ते हैं, सॉरी अगला उपसर्ग इसी का अगला नियम देखते हैं हम। दूसरा नियम क्या है? यदि निर उपसर्ग के सामने यदि कोई स्वर आ जाए, पहले हमने देखा था कि निर उपसर्ग के सामने वाला शब्द है किसी व्यंजन से शुरू होता है तो क्या होगा? वो जो रे है वो सामने वाले उस व्यंजन वर्ण के सिर पे चला जाएगा। अब मान लीजिए निर उपसर्ग के सामने व्यंजन में आकर के कोई स्वर आ जाए, व्यंजन में आकर के स्वर आ जाए, तो इस परिस्थिति में क्या होगा? ये जो रे है वो रे किसमें मिल जाएगा? उस स्वर में मिल जाएगा। मान लीजिए निर उपसर्ग के सामने यदि कोई शब्द आ रहा है और वो किसी स्वर से शुरू हो रहा है, तो ये जो रे है निर का, ये रे उस सामने वाले स्वर के अंदर मिल जाएगा। कहने का अर्थ जैसे उदाहरण है निर अंजन। यहां देखिए निर के बाद में व्यंजन नहीं आ रहा। यदि यहां व्यंजन होता ये कहां चला जाता? इस सामने वाले व्यंजन के सिर पे चला जाता। लेकिन यहां देखिए निर के बाद में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो ये जो रे है इसमें ये ए स्वर मिल जाएगा और जब इसे रे में ए स्वर मिलेगा तो रे क्या होगा? पूरा होगा और हमारा शब्द क्या बनेगा? निरंजन। ये ए है, इस रे में मिलेगा। जैसे निर्धन अपराध। यहां देखिए इस निर उपसर्ग के सामने वाला जो शब्द है वो ए स्वर से शुरू हो रहा है, तो ये ए किसमें मिल जाएगा? इस रे में मिलेगा और हमारा शब्द क्या बनेगा? निरपराध। यानी अपराध से रहित,
उसे कहते हैं निरपराध। यहां ध्यान देने वाली बात है, अक्सर लिख दिया जाता है निरापराध, जबकि निरापराध न होकर के शुद्ध शब्द क्या होगा, निरपराध, क्योंकि निर्धन अपराध से बना है, निरपराध से रहित, तो शब्द क्या होगा, शुद्ध शब्द क्या होगा, निरपराध, न कि निरापराध। इसी प्रकार से शब्द है निर आशा। यहां देखिए सामने कौन सा स्वर आ रहा है, आ स्वर आ रहा है। यहां ए स्वर था तो रे में ए मिला तो रे बना। अब यहां रे में आ मिलेगा तो क्या बनेगा, रा, और शब्द क्या बनेगा, निराशा। आशा से रहित उसे कहते हैं निराशा। शब्द लेते हैं जैसे निर उत्तर। अब यहां देखिए सामने उ स्वर आ रहा है। अब उ स्वर किसमें मिलेगा, इस रे में मिलेगा, तो शब्द क्या बनेगा, निरुत्तर, यानी उत्तर से रहित। जिसके पास कोई उत्तर नहीं होता, उत्तर से रहित है, उसे कहते हैं निरुत्तर। तो यह है दूसरा, यदि निर के सामने वाला शब्द है वो स्वर से शुरू होता है तो वो स्वर किसमें मिल जाएगा, रे में मिल जाएगा। यदि मान लो निर उपसर्ग के सामने वाला शब्द किसी व्यंजन से शुरू होता है तो बताओ रे कहाँ जाएगा, रह जाएगा उस सामने वाले व्यंजन वर्ण के सिर पे चला जाएगा। ठीक है, अगला नियम है इसी में, मान लीजिए अब निर उपसर्ग के सामने जो शब्द आता है वो रे से शुरू होता है। निर उपसर्ग के सामने वाला जो शब्द है किससे शुरू होगा, रे से शुरू हो। अब मान लीजिए निर उपसर्ग के सामने वाला शब्द व्यंजन से भी शुरू न हो, स्वर से भी शुरू न हो, और रे से शुरू हो। रे के जस्ट सामने वाला शब्द रे से शुरू होता है तो क्या होगा, ये जो निर का ये जो नी है ये दीर्घ नी में परिवर्तित हो जाएगा। वापस देखिए, निर के सामने कोई शब्द आता है और वो रे से शुरू हो जाता है, रे के सामने वाला शब्द रे से शुरू हो जाता है, तो कहने का अर्थ है ये जो आपको नी, छोटी नी दिखाई दे रही है, ये किसमें परिवर्तित हो जाएगी, ये दीर्घ नी यानी बड़ी नी में बदल जाएगी। जैसे यहां देखिए निर के सामने वाला शब्द किससे शुरू हो रहा है, रे से शुरू हो रहा है, तो क्या होगा, ये जो नी है, छोटी नी है, जो ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, ये दीर्घ नी में परिवर्तित हो जाएगी और हमारा शब्द क्या बनेगा, निरोग। शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है निरोग, यही लिखा जाता है निरोग, तो शुद्ध क्या होगा, निरोग नहीं निरोग। ये संधि है। मान लीजिए इसी प्रकार से आ जाए निर्धन रव। देखिए रे के सामने वाला शब्द क्या है, वैसे शुरू हो रहा है, तो ये जो नी है ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये बड़ी नी में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा, नीरव। रव का अर्थ क्या होता है, रव का अर्थ होता है आवाज, डवनी। रव आवाज से रहित होता है, उसे क्या कहते हैं, नीरव। इसी प्रकार से शब्द आ जाता है, मान लीजिए तो ये हमने निर उपसर्ग पढ़ लिया है, बस ध्यान यही रखना है निरोग, निर्बल, निरपराध। इन्हें उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग होगा निर। कहने का अर्थ है यदि शब्द में आपको उपसर्ग पूछे तो तत्सम उपसर्ग क्या होगा, निर। मूल शब्द पूछे तो क्या होगा, रो। नियम हमने देखा कि रे के बाद यदि रे आता है तो ये जो
हस्व नी है, ये किस में परिवर्तित हो जाएगी? ये दीर्घ नी में परिवर्तित हो जाएगी। अब पूछे कि इसमें संधि कौन सी है, तो आपको बताना है इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में क्या होगा? र के स्थान पे क्या करना है हमें? र के स्थान पे हमें विसर्ग कर देना है। संधि क्या होगी? नी धन रो। इसी प्रकार से इसमें पूछा जाए तो इसके उत्तर क्या होगा? नीर धन बल। संधि पूछे तो क्या होगा? नी धन बल। समास पूछे तो क्या होगा? अव्ययीभाव समास। कहते हैं आगे, तो अगला उपसर्ग लेते हैं हम। अगला उपसर्ग है चौथा, दूर। दूर का अर्थ है बुरा, कठिन या कम। हमने दुष् उपसर्ग पढ़ा था, तो बताइए दुष् उपसर्ग के अंदर यदि दुष् उपसर्ग युक्त कोई शब्द आता है तो उसमें हमने समास क्या पढ़ा था? कर्मधारय समास पढ़ा था। निस आता है तो अव्ययीभाव, निर आता है तो अव्ययीभाव, लेकिन दुष् आता है, दूर आता है तो समास क्या होगा? कर्मधारय समास। संधि क्या होगी? संधि होगी विसर्ग। शब्द कौन सा होगा? शब्द होगा तत्सम शब्द। दुरुपसर्ग का अर्थ है बुरा, कठिन भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। जैसे दुर्बल, यहाँ अर्थ क्या होगा? जिसमें बल कम होता है उसे क्या कहा जाता है? दुर्बल। कम हो जिसमें बल, उसे कहा जाता है दुर्बल। देखते हैं दुरुपसर्ग युक्त शब्द। वही नियम है जो हमने नीर में पढ़ा था। जो नियम हमने नीर में पढ़ा था वो नियम इस दुर में प्रयुक्त होगा। दुर के सामने रे को छोड़कर कोई भी व्यंजन आता है, कोई भी व्यंजन आता है तो बताइए क्या होगा? ये जो दुर का रे है, ये दुर का रे उस सामने वाले व्यंजन वर्ण के सिर पर चला जाएगा। जैसा हमने नीर में पढ़ा था कि यदि नीर के बाद रे आता है, रे को छोड़कर कोई व्यंजन आता है तो ये जो रे है इस सामने वाले उस व्यंजन वर्ण के ऊपर चला जाता है। दूर बल। यहां देखिए रे के बाद में व्यंजन आ रहा है, रे को छोड़ करके, तो व्यंजन आने की परिस्थिति में क्या होगा? ये जो रे है ये सामने वाले व्यंजन वर्ण के सर पे चला जाएगा और शब्द क्या बनेगा? दुर्बल। इसी प्रकार से मान लीजिए शब्द है दुर्व्यवहार। बुरा है इसका व्यवहार, दुर्व्यवहार। रे के बाद क्या आ रहा है? रे के बाद स्वर नहीं आ रहा है, नहीं यहाँ रे आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो ये रे है कहाँ चला जाएगा? सामने वाले व्यंजन वर्ण के सर पे चला जाएगा। अब यहाँ वह है, ये क्या है? याद है, इसलिए जो पूरा जो ये है स्वर युक्त है उसके सर पे चला जाएगा और क्या बनेगा? दुर्व्यवहार। ठीक है, तो दुर उपसर्ग के बाद में यदि रे को छोड़ करके कोई भी व्यंजन आता है तो ये जो रे है वो सामने वाले व्यंजन वर्ण के सर पे चला जाता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। अब मान लीजिए दुर उपसर्ग के सामने क्या आता है? सामने वाला शब्द किससे शुरू हो? सामने वाला शब्द स्वर से शुरू हो। किससे शुरू हो? स्वर से। तो ये जो दूर का रे है, इस रे है, इस रे में क्या मिल जाएगा? इस रे में स्वर मिल जाएगा। देखिए
दूर अवस्था। यहाँ देखिए रे के बाद क्या आ गया, स्वर आ गया। जैसे हमने निर में पढ़ा था, व्यंजन आता है तो रे कहाँ चला जाता है, उस व्यंजन वर्ण के सिर पे चला जाता है। लेकिन यहाँ इस रे के बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो ये जो स्वर है वो किसमें मिल जाएगा, इस रे में मिल जाएगा। और हमारा शब्द क्या बनेगा, दुर्वस्था। क्या बनेगा, ये शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। एक शब्द आता है दुरावस्था। तो ये दुरावस्था क्या होगा, गलत है, सही क्या होगा, दुर्वस्था। दुर आचार। यहां देखिए क्या स्वर आ गया, आ। यहां ए आया था तो रे बना था, आ मिलेगा तो रा बनेगा और शब्द क्या बनेगा, दुराचार। इसी प्रकार से मान लीजिए शब्द आता है दुर उपयोग। यहां देखिए रे के बाद क्या स्वर आ गया, उ। यहाँ उ है वो ह्रस्व है, दीर्घ नहीं है। तो यहाँ इस रे में मिलेगा तो शब्द क्या बनेगा, दुरुपयोग। इसी प्रकार मान लीजिए शब्द है दुर और उ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो उ है वो क्या है, ह्रस्व, और यहाँ जो उ है वो क्या है, दीर्घ। ह्रस्व उ होने के कारण रे इस प्रकार से मिलेगा, लेकिन जो दीर्घ आता है तो वो रे में किस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। यानी घुंडी वाला रे लगेगा जब हम बड़ा वो लिखते हैं या दीर्घ वो लिखते हैं। तो यहाँ दीर्घ उ मिलेगा रे में, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। एक बार वापस देख लीजिए, इस प्रकार से लिखा जाएगा। और यदि छोटा वो आता है, ह्रस्व है, तो वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे मान लीजिए शब्द आता है वापस। तीसरा नियम देखते हैं इसका। मान लीजिए दुर उपसर्ग के बाद में न तो व्यंजन आता है या स्वर आता है, सामने वाला शब्द किससे शुरू होता है, रे से शुरू होता है। क्या होगा, निरुपसर्ग में पढ़ा था, यदि मान लो रे के सामने जस्ट रे आ जाता है तो क्या होगा, हमने पढ़ा था नी जो छोटा था वो किसमें परिवर्तित हो गया था, दीर्घ नी में। तो इसी प्रकार से यहाँ जो दो है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ जो दो है वो दीर्घ दो में परिवर्तित हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब दुर उपसर्ग के सामने वाला जो शब्द है वो रे से शुरू होगा। रे के सामने रे आ जाता है तो ये जो दू है वो क्या किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। दूर प्लस राज। देखिए रे के जस्ट सामने क्या आ गया, रे आ गया। तो ये रे के सामने रे आने पर ये जो सब ये जो है ह्रस्व जो दू है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, दीर्घ में। और शब्द क्या बनेगा, दुराज। क्या बनेगा, यानी कठिन है जो राज उसे क्या कहा जाता है, दुराज। इसका विलोम शब्द पूछे तो क्या होगा, दुराज का विलोम शब्द क्या होगा, सुराज, यानी अच्छा राज, जो आसानी से किया जा सकता है। और यहाँ क्या हो, कठिन होगा जो राज। इसी प्रकार से मान लीजिए शब्द आ जाता है दुर और रोग। तो बताओ क्या होगा, रे के साथ सामने रे है तो ये किसमें परिवर्तित होगा, ये दीर्घ ऊ की मात्रा लग जाएगी इस दय में, तो क्या बनेगा, दुरोग। तो ये हमने निर और दुर उपसर्ग दोनों पढ़ लिया है। निर में अव्ययी भाव समास था, दुर में कर्मधारय समास है। संधि क्या होगी, संधि विसर्ग संधि होगी। अब यदि संधि विशेष पूछा जाए तो जहां जहां रे दिखाई देता है वहां हमें क्या लगा देना है, विसर्ग लगा देना है। और निर्मित शब्द पूछा जाए तो निर्मित शब्द क्या होगा, तत्सम। ठीक है, आगे क्लास में हम आगे के उपसर्ग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।